टीवी में हूं पिनाज त्यागी और युद्ध में आज बात होगी पड़ोसी मुल्क चीन में हो रही हलचल की। चीन में जो कुछ हो रहा है उससे हिंदुस्तान को कितना सतर्क रहना चाहिए। सवाल उठ रहे हैं, जिनपिंग कहां गायब है? क्या चीन में तख्ता पलट होने वाला है? क्या चीन में शी जिनपिंग सत्ता से बाहर होने वाले, उनसे सत्ता छिनने वाली है? ये सारे सवाल इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। वजह है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अचानक से गायब हो जाना, लापता हो जाना। मई के आखिरी हफ्ते के बाद से शी जिनपिंग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार में, जिसमें हर दिन जिनपिंग छपते थे, उनकी तस्वीरें छपती थी, उनके कार्यक्रम की डिटेल छपती थी, लेकिन अब अखबार में उनकी एक अदद खबर नहीं छप रही है। जो विदेशी वीवीआईपी मेहमान चीन आ रहे हैं, उनसे कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे नेता मीटिंग कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गायब है। ब्रिक्स समिट में भी शी जिनपिंग शामिल होने नहीं आ सके। ऐसे में शी जिनपिंग को लेकर सवाल उठने लगे हैं। चीन में नेताओं का चुपके से गायब हो जाना हमेशा एक पैटर्न रहा है कि सत्ता परिवर्तन का संकेत रहा है। लेकिन शी जिनपिंग की छवि चीन में एक डिक्टेटर की थी, जिसने खुद नियम बदलकर अपने आप को हमेशा सत्ता में स्थापित करने के लिए व्यवस्था बना ली। कई सैन्य अधिकारियों की छुट्टी कर दी, कई विरोधियों का दमन कर दिया। ऐसी शख्सियत का यूं गायब हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। इसी साल जून की शुरुआत में जब जिनपिंग ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात की थी, उसी वक्त कई चीजें पहली बार नोटिस में आई थी, जो चीन के अंदर हालात में बदलाव के संकेत दे रही थी। शी जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज डल दिख रही थी, रेड कारपेट से चमक दमक गायब थी, सुरक्षा कर्मियों की संख्या आधी हो चुकी थी, यानी कि शी जिनपिंग की जो ताकत है वो कम हो रही थी। अगला संकेत फिर मिला जब उनके पिता की भव्य समाधि का आधिकारिक दर्जा भी चीन में खत्म कर दिया गया। ऐसे में पहले शी जिनपिंग के कमजोर होने की खबरें सुर्खियों में रही और अब उनके गायब होने की चर्चा है। दुनिया यह जानना चाहती है कि अगर चीन में सत्ता परिवर्तन होने वाला है तो आखिर जिनपिंग की जगह कौन लेगा? सबसे बड़े दावेदार के तौर पर चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल झांग युकासिया का नाम चल रहा है, जो हाल के दिनों में जिनपिंग की मुखालफत में लगे हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि झांग युकासिया को चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ का समर्थन भी हासिल है। फिर सवाल यह कि चीन में होने वाले बदलाव का भारत पर क्या असर पड़ेगा, और इसीलिए आज हम ये चर्चा करने के लिए यहां अपने एक्सपर्ट्स के साथ शामिल हुए हैं। क्या भारत चीन के रिश्तों में तल्खियां बढ़ जाएंगी? क्या चीन का नया शासक अपनी धाक जमाने के लिए भारत को जानबूझकर छेड़खानी करेगा? सवाल यह भी है कि आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भारत क्या करेगा? तो इसी पर चर्चा करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारी खास ऑडियंस का, हमारे खास मेहमान का। आपका तारुफ करा दूं सभी से। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ मेजर जनरल ए के सिवाच मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ एयर कॉमोडोर एएस बहल हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। और अंशु जोशी हैं, विदेशी मामलों की जानकार। तो सबसे पहले शुरुआत अंशु जी आप ही से करते हैं, क्योंकि मामला डिप्लोमेटिक जुड़ा हुआ ज्यादा है। शी जिनपिंग, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो हर बारीक खबर पर नजर बनाए रखे होंगी, क्या वाकई में अब तख्ता पलट होने वाला है? और होने वाला है तो क्यों? क्या ऐसी वजह बनी? मुझे हाल फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि चीन में किसी किस्म का तख्ता पलट होने की तैयारी चल रही है, क्योंकि हम इतनी बड़ी बात कहें उसके पहले हमें शी जिनपिंग को जानना चाहिए। वो कौन है, कब से सत्ता में आए, क्या है, और चीन की राजनीति किस प्रकार से चलती है। तो पहले तो एक हम बात समझ लें कि चीन जो है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वन पार्टी सिस्टम है, और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो यहाँ की नेशनल कांग्रेस पर को चलाती है, 2/3 सीट्स हैं, और इस चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं शी। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति तो हैं ही, और जो पार्टी चीन की पूरी सत्ता को, राजनीति को चला रही है, उसके वे जनरल सेक्रेटरी हैं। तो अपनी पोजीशन को उन्होंने बनाए रखने के लिए जब से राष्ट्रपति हैं 2012 से वो सर्वोच्च नेता के रूप में चीन के जाने जाते हैं, और बहुत अनप्रिडिक्टेबल नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो जहां आप एक्सपेक्ट करेंगे कि शी बोलेंगे, हो सकता है वहां आपको शी दिखाई ना पड़े, और जहां आप सोचेंगे कि शी कहीं हमें दूर दिखने चाहिए, वहां पर शी की तरफ से स्टेटमेंट्स दिखाई पड़ते हैं। ये उनकी वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, इस पर आगे भी मैं बात करूंगी। तो मुझे लगता है कि हाल फिलहाल कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों से वो गायब दिख रहे हैं। चीन की अपनी आंतरिक चुनौतियां हैं, वहां अपना एक अलग अनरेस्ट चल रहा है, ये एक अलग चीज है। लेकिन इसके चलते जिस प्रकार की सत्ता को शी काबिज करके बैठे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शी का अभी तख्ता पलट होने के किसी किस्म के चांसेस हैं।
ठीक है, तख्ता पलट होता हुआ अंशु जी को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बहल सर कैसा हो सकता है कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये भी समझूं कि भाई शी जिनपिंग को किसी तरह का इंटरनल इतना विरोध हो रहा हो कि भाई उनको समझा दिया गया हो कि आसानी से छोड़ दीजिए, मान जाइए, सेना ने गायब कर दिया हो, क्योंकि इस तरह के कयास लगातार वहां पर चल रहे हैं। तो इसीलिए हम आपसे आपका व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं। पेनाज जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि मई और जून के पीरियड में वो ज्यादा दिखाई नहीं पड़े, और बेलारूस प्रेसिडेंट के आने के बाद ही उनको देखा गया, उसमें भी वो बीमार से दिख रहे थे, थोड़े थके थके से दिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये आकांक्षाएं बन रही थी कि क्या वो बीमार हैं या फिर क्या उनको साइडलाइन किया जा रहा है। तो इसलिए मैं आपको अक्टूबर 2022 तक लेके जाता हूं पीछे, और 20वीं नेशनल पीपल कांग्रेस पे, जहां पे आपको याद होगा पूरे विश्व में टेलीविजन के अंदर दिखाया जा रहा था कैसे हु जिनताओ, जो कि इनसे पहले प्रेसिडेंट रहते थे, उनको उठाया गया पीपल्स कांग्रेस से और उनको बाहर ले जा रहे थे एस्कॉर्ट करके, और वो गए जी के पास खड़े भी हुए, लेकिन उन्होंने जी ने अपना मुंह दूसरी साइड कर लिया। यानी कि जी ये दिखाना चाहते हैं, जी जिनपिंग पूरे विश्व को, कि अब हु जिनताओ का पीरियड एंड हो गया है, अब मेरा पीरियड है, ये तीसरा जो मैं आया हूं, मैं ही आया हूं प्रेसिडेंट, और जो मैं चाहूंगा वो ही होगा। उन्होंने उससे पहले कई जनरल्स को रिमूव भी किया था, 2 डिफेंस मिनिस्टर को भी रिमूव किया था, लेकिन आजकल रिसेंट टाइम्स में जो रॉकेट कमांडर है, चीफ हैं जो उसके, या फिर जो नेवी के चीफ हैं, या जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, या फिर जो माफ कीजिएगा, पॉलिटिकल वर्क्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, तो उन सबको, जिनका नाम मियाओ है, उन सबको रिमूव किया गया। इन्हें जी जिनपिंग ने ही बनाया था, रिक्रूट किया था, बनाया था उनको इस पोजीशन में कि वो एनपीसी के मेंबर बन सके, दैट इज नेशनल पीपल कांग्रेस के मेंबर बन सके। उनको हटाने का मतलब है कहीं ना कहीं पर्जिंग चल रही है जो जी जिनपिंग के साथ साथ है, उनको हटाने के लिए। लेकिन इसमें एक जनरल जैंग है जो फर्स्ट वाइस चेयरमैन है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के, सबसे पावरफुल बॉडी चीन के अंदर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, ताकि जनरल सेक्रेटरी जो बनता है उसको इनका सपोर्ट चाहिए होता है। और उन्होंने शुरू में तीसरी बार जब इनको प्रेसिडेंट बनाना था, उनका सपोर्ट था, जनरल जैंग यूशी का सपोर्ट था, और जिसको आप बात भी कर रहे थे, सबसे सीनियर है वो। लेकिन अभी सुनने में आया है कि हु जिनताओ, जो कि बहुत ही पॉपुलर होते थे प्रेसिडेंट, रिफॉर्म ओरिएंटेड थे, मॉडरेट थे, और उनके जनरल्स के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते थे, उन जनरल्स को पसंद नहीं आया जब उनको इस तरीके से हु जिनताओ को उठा के बाहर भेज दिया गया। और ये जो अभी जनरल जैंग है, उनको भी इस समय हु जिनताओ के फैक्शन में गिना जा रहा है। तो ये जो सारी पॉलिटिक्स चल रही है, वो धीरे धीरे साइडलाइन करने की कोशिश मेरे हिसाब से हो रही है जी जिनपिंग की। लेकिन कभी भी चीन में कोई एक चीज बड़ी जल्दी से नहीं की जाती। आप देखेंगे जेरोक्स मशीन जो चीन की कंपनी है, 80 साल का उसका लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, 80 साल। यहां पे तो 10 साल हम सोच सके हमारे लिए बहुत बड़ी बात। तो चीन में कोई भी सत्ता चेंज होती है बहुत स्लोली होती है, धीरे से होती है। इनको पहले साइडलाइन किया जाएगा, इनकी पावर्स को कम किया जाएगा, और उसी के बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा। और एक नाम आ रहा है वैंग यांग का, जो कि टेक्नोक्रेट है और बहुत ही इकोनॉमिक में रिफॉर्म ओरिएंटेड गिना जाता है। उनके भी रिश्ते जनरल्स के साथ बहुत अच्छे हैं, उनको हु जिनताओ का सपोर्ट है। तो एक ये नाम अभी आ रहा है, लेकिन ये कहना कि कल ही चेंज आ जाएगा, ऐसा सही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि अभी एकदम से ऐसा कुछ रातों रात हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन रॉय सर, आपको भी लगता है कि अंशु जी ने कहा कि उन्हें फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, और उन्होंने उनके वजह भी बताई। शी जिनपिंग की जैसी शख्सियत रही है, जिस तरह से एक तानाशाह के तौर पर चीन में वो उभरे हैं, तो आपको लगता है कि भाई उनको कमजोर करना इतना आसान होगा? इस तरह से उनके खिलाफ ये जो बगावत है, तख्ता पलट का रूप आज नहीं तो आज से 3 महीने बाद, 6 महीने बाद ले ही लेगी। पिनाज ऐसे है कि चीन कहने को तो जरूर कम्युनिस्ट कंट्री है, कम्युनिस्ट देश है, लेकिन वहाँ के जो सिस्टम्स हैं, पावर का जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही एक कहेंगे ना वेल लेड आउट और मजबूत स्ट्रक्चर है। और उस चीन के स्ट्रक्चर में 3 पावर सेंटर्स माने जाते हैं। एक है वहाँ की PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसके चीफ जो हैं जन की जिनकी बात हो रही थी, और जन झांग जो है वो वाइस चेयरमैन है CMC के। ये दूसरा पावर सेंटर है। ये मिलिट्री कमीशन जो है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन CMC, ये वहाँ का दूसरा पावर सेंटर है। और तीसरा पावर सेंटर है जो अपॉइंटमेंट आप होल्ड करते हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द CCP। तो वहाँ पे जो भी जनरल सेक्रेटरी होता है कम्युनिस्ट पार्टी का, वो प्रेसिडेंट का भी ओहदा लेता है। लेकिन उसको प्रेसिडेंट का ओहदा लेने के लिए आर्मी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एक बड़ी बात जो अब तक नहीं हुई है वो ये कि जब ये शी जिनपिंग बने थे प्रेसिडेंट,
चीन के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रेसिडेंट को 2 टर्म लेने हाँ, का अधिकार है, 5-5 साल, 10 साल, और वो जनरेशन के हिसाब से चलते हैं, यानी कि 6th जनरेशन के बाद 7th जनरेशन का नंबर आना था 22 में, 2022 2023 में। लेकिन ये जो शी जिनपिंग है, उन्होंने खुद को अपने को तीसरा एक्सटेंशन ले लिया। हाँ, नियम बदल तीसरी दिए। बार नियम बदल दिया, तीसरी बार आ गए। ऊपर से इन्होंने एक और नया चीज शगुफा छोड़ा, वो था शी जिनपिंग थॉट्स। अब वो थॉट्स क्या थी? थॉट्स ऑन सोशलिज्म, एक नए प्रकार का सोशलिज्म, जिसमें उन्होंने बोला कि ये नेशनल रिजर्वेशन के लिए जरूरी है। तो उसके थॉट्स की एक तरह से चैप्टर शुरू किया। ऐसा देखने में आने लगा लोगों को, एक तो ये कि इनका स्टाइल, इन्होंने तीनों हैट पहन लिए। ये जो है जनरल सेक्रेटरी सीसीपी के बने थे ही, उसके बाद प्रेसिडेंट थे ही, उसके बाद सीएमसी के जब ये चेयरमैन बने तो इन्होंने सीएमसी के जो पीएलए फैक्शन था उसके बीच में उसके पंख भी कतरने की कोशिश की। जब हालांकि जो जनरल झांग हैं वही रिस्पॉन्सिबल थे इनको तीसरी टर्म भी दिलाने के लिए, लेकिन जब इन्होंने वही पद कतरने की कोशिश की तो उनको ये अच्छा नहीं लगा। तब से थोड़ा बहुत उनको भी किरकिरी दिमाग में रह गई होगी। और वो हू जिनताओ का भी, हालांकि वो अभी प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन उनका काफ़ी बड़ा फैक्शन जो है अभी भी पार्टी पावर स्ट्रक्चर में है। तो वहाँ पे जो ये ट्रांजिशन होता है, सबसे बड़ी जो 2 इनके नेगेटिव्स थे शी जिनपिंग के, थे बोल रहा हूँ, इसका मतलब कि पावर स्ट्रक्चर ऑलरेडी बदलना शुरू हो गया है। ठीक है। शी जिनपिंग के 2 सबसे बड़े नेगेटिव्स थे। पहला क्या था इनका नेगेटिव? कि इन्होंने पूरा पावर को अपने सेंटर कर लिया था। तीनों ही जगह ये तीनों बॉस बन गए थे, तीनों ही मेन जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ के। दूसरा इन्होंने क्या किया कि इनका जो स्टाइल है ऑटोक्रेटिक है। हाँ, बिल्कुल। इन्होंने शुरुआत की एक करप्शन को लेकर के, बहुत सारे लोगों को जो थे हटाया वहां से जो इनके फेवर में नहीं थे। अभी आप देख रहे हैं कि जो जिन लोगों को खुद ही अपॉइंट किया था 2 साल में उनको भी हटा दिया। तो कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो हुआ है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 2 चीज़ों के चलते, एक ऑटोक्रेटिक स्टाइल इनका, और दूसरा कि अपने आप को ये जो मौजे दोंग थे वहाँ के, जो पहले इतने मतलब कह सकते हैं गांधी के बराबर के जो नेता, जिन्होंने कि पीएलए ला करके 49 में चीन को एक तरह से नया सिस्टम दिया, ये जो शी जिनपिंग है वो उनसे भी कहीं आगे बढ़ के, उनसे भी कहीं मशहूरी, मतलब कि इनको सेल्फ में खुद को अपने को प्रोजेक्ट करने के, बनाने का भी एक बहुत बड़ा शौक या बहुत बड़ी मजबूती इनके अंदर दिखाई दी। ये लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो धीरे धीरे वो जो चीज़ है अभी आते आते यहाँ पे पहुँची है कि वांग यांग जो हैं वो भी एक बहुत इस तरह के कार्यकर्ता हैं जो एक तो सबको साथ लेके चलते हैं। ठीक है। वो कहते हैं हाइड योर वीकनेस, टेक एवरीबडी टुगेदर फॉर पीसफुल डेवलपमेंट। तो इस तरह का जो विचार वो रखते हैं। और कई जगह जो उन्होंने काम किए हैं पिछले 10 सालों में, वो हर लेवल पे जहां भी उनको रखा गया वहां पे उन्होंने बिना अपने आप को आगे लाए हुए पब्लिक के पार्टिसिपेशन में सबका साथ सबका विकास करके उन्होंने उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। और उसमें सबसे बड़ा प्रोग्राम जो उन्होंने किया था वो था पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम था 18 में 2018 में। वहाँ उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया था, जिसमें उन्होंने तकरीबन 2,80,000 लोगों को ट्रेन किया और 2,000 नई स्कीम्स चलाई उसके बीच में। तो उनका एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है, वो टेक्नोक्रेट जरूर हैं लेकिन ऐसा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो बहुत मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं इस चीज़ के। और वाइस प्रीमियर जो हैं सीएमसी के वाइस चेयरमैन, वो है जनरल झांग। ठीक है। अगर जनरल झांग उनके साथ आते हैं तो मुझे लगता है कि इस समय काफी आगे तक ये लोग बढ़ चुके हैं। और अगर मैं कहूं कि सर्कमस्टेंसेस और माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है। अब ये बॉयल होकर कब एकदम उबाल जो है वो बाहर उबाल नहीं आएगा, नहीं उबाल नहीं आएगा। चीन का जो पावर स्ट्रक्चर जब चेंज होता है बड़ा स्मूथ चेंज होता है धीरे धीरे। अभी आप देखेंगे सबसे पहले उनका टाइटल हटा दिया गया। अब उनको कभी भी न्यूज में प्रेसिडेंट नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ शी जिनपिंग कहा जा रहा है। दूसरा, उनकी जो कवरेज है, जो चाइनीज डेली और जो वहाँ के पेपर्स हैं, पीपल्स डेली वगैरह, फ्रंट पेज पे खूब ज्यादा कवरेज होती है। धीरे धीरे डेंट किया जा रहा है और एक बार में नहीं, एक कुछ वक्त आएगा, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, जुलाई या अगस्त में जब इनका चौथा प्लेनरी होगा, उसमें ये एकदम आप देखेंगे कि ये वांग जो है वांग यांग, वो आपको प्रेसिडेंट बनते दिखाई देंगे। ऐसी इंडिकेशंस अब तक बहुत ज्यादा आ रही है। जनरल सिवाच, यहां पर अगर जो हमें समझ में आया अभी तक कि भाई शी जिनपिंग सत्ता को अपने गले से इतना चिपका लिया था कि जिन्होंने सत्ता तक पहुंचाया उनके ही पर कतरने लग गए। फिर दूसरा, उनके खिलाफ बगावत भी थी कि भैया अगर तुम ही बने रहोगे सर्वे सर्वा तो मेरा नंबर कब आएगा। और अल्टीमेटली अब वही लोग मिलकर इनको तख्ता पलट करवाएंगे। लेकिन ये जो रहस्य है कि भाई ठीक है, आप धीरे धीरे उनकी जड़ें काट रहे हैं, समझ में आता है, लेकिन एक देश का मुखिया तमाम बड़े इवेंट से गायब हो जाए, वो किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का वेलकम ना करे, वो किसी समिट में ना जाए, वो कहीं नजर ना आए,
ये क्यों, इतना सस्पेंस क्यों बनाना है? ठीक है, आप करिए धीरे धीरे अपना काम जो आप कर रहे हैं, उसको गायब जैसा क्यों कर देना है? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि चीन को समझना बहुत आसान नहीं है। जो आप देख रहे हैं वो असली नहीं है, जो असली चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। और ये सोचना कि शी जिनपिंग गायब हो गए हैं तो हो सकता है उनकी पावर कम हो गई है या उनको रिमूव करने वाले हैं, ये सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी 2 बार हो चुका है। इस बात को आप मद्देनजर रखें। और दूसरी बात यह है कि भाई इसने 2012 से आने के बाद जो 2 टर्म के बाद इसने अपने आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज की 2022 में, हम बार बार उसी बात को दोहरा रहे हैं कि वहाँ पर जो भी चेंज होगा वो स्मूथली होगा। स्मूथली कोई चेंज नहीं होगा। या तो आप 2 बार प्रेसिडेंट रह सकते हो या तो नहीं रह सकते। अगर आप रह सकते हैं, जिस प्रकार से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दी, तो उनको ये भी पता है कि कौन सा आदमी लॉयल है, कौन सा इंसान जो है उनके पीछे छुरा घोंप सकता है। और मुझे लगता है कि कुछ एक समय में इन्होंने अपने लॉयलिस्ट को साथ ले लिया है और जो भी ज़्यादा एक प्रकार से पावरफुल बनने की कोशिश कर रहा था उसको इन्होंने साइड ट्रैक कर दिया है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या वहाँ पर जो इंडिकेशन मिल रही है चीन से वो क्या दर्शाती है। हाँ, ये सच्चाई है, चीन की इंडिकेशन में ऐसा लगता है कि चीन की इकॉनमी अच्छा नहीं कर रही है। चीन के अंदर सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट 43% है, सप्लाई चेन वहाँ से शिफ्ट हो गई है। आप ये देखेंगे कि जो सेमीकंडक्टर रेयर अर्थ मटेरियल जो उनका एक प्रकार 83% है और वर्ल्ड को वो करता है, वो भी धीरे धीरे उनकी पकड़ कमज़ोर हो रही है। तो इसको आप मद्देनज़र रखते हुए तो ऐसा लगता कि हो सकता है ये जो रूमर्स हैं ये सच्चाई हों। मगर अगर आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें चीन का, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ आपको दिखती है वो नहीं होती, तो ये एक प्रकार से बहुत गलत हो जाएगा कि सोचना कि शायद शी जिनपिंग के दिन आ गए हैं। मुझे लगता है कि जब भी कभी बदलाव आएगा तो फिर कोई तूफान ही आएगा अंदर से और तब उसको एकदम ही बदला जाएगा। अगर उसको धीरे धीरे चांस देंगे तो इतना कमज़ोर तो शी जिनपिंग नहीं है, जो कि कम से कम 13 साल 14 साल रह लिया है, और उसको आप धीरे धीरे उसके पर काटना स्टार्ट कर दोगे ये सोच के कि भाई हो सकता है जब जिस प्रकार से बेलारूस के प्रेसिडेंट आए उनको जो वेलकम कर रहे थे उनकी एक सिक्योरिटी को भी कम कर दिया गया। चंद एक और कुछ ऐसे इंडिकेशन मिले हैं कि जहां ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग अपने ही देश में कमजोर लग रहे हैं, क्योंकि इसमें मान के चलो वो ऑटोक्रेटिक हैं और वो आज उनकी पकड़ बड़ी मजबूत थी। मतलब जिसने अपने आपको लीडर ऑफ फेना का अवार्ड दे दिया, माओ तुंग के बराबर लाके खड़ा कर दिया, दो मिनट वही मैं पूछ रही हूँ कि उस शख्स को ऐसा नहीं है कि पता नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे नीचे। एब्सोल्युटली वेल सेड। सी द पॉइंट इज कि इतना कमजोर आप शी जिनपिंग को नहीं सोचो। आप एनालिसिस कर रहे हैं उसके लिए, उसको खुद पता नहीं चल रहा क्या उसके लॉयलिस्ट नहीं है। आप 3-4 चीजें और देखें कि अगर आप देखें कि ताइवान को हड़पने की कोशिश सबसे ज्यादा किसी प्रेसिडेंट ने की है तो की है शी जिनपिंग ने, और वो उस कतार पे है कि वो कभी भी हड़प सकता है। और आज उसने प्रूव कर दिया चीन के अंदर कि उससे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग लीडर लास्ट कुछ सालों में नहीं हुआ। आज उसके साथ उसका जो PLA उसके साथ खड़ी है। वांग वी को दोबारा लेके आए थे ये फॉरेन मिनिस्टर, पहले ये चले गए थे, उसको गदर किया। तो मुझे लगता है जल्दबाजी होगी, हमें मिसरीड करना चाइना एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा आप कहोगे सीक्रेट सोसाइटी है। आप इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें, मैं अगर पीछे ले जाऊं तो कहीं ना कहीं जापान ने इनके ऊपर बहुत एट्रोसिटीज की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इसके बाद इन्होंने एक चीज समझ ली है कि अंदरूनी जो चीजें हैं वो बाहर ना निकल के आए, और उसके अंदर जो भी कुछ होगा, मुझे लगता है जिस दिन भी शी जिनपिंग को आप उसका तख्ता बदलेंगे तो एकदम ही बदला जाएगा। क्यों? उसकी वजह यही है कि वो अपनी पावर बढ़ाने के लिए उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। वो लोग अपने साथ रखे हैं जो कि इसके लिए लॉयल हैं। अगर वो लॉयल हैं तो वो सबसे बड़ा धोखा सबसे करीबी ही देते हैं आमतौर। हाँ, वो देंगे, एकदम देंगे। ये समझो, ये नहीं देखना कि धीरे धीरे उसकी पावर कम होगी। क्योंकि पावर सबको चाहिए सर, एट द एंड ऑफ द डे ऊपर एक ही चेयर है, उस पर सबको चढ़ना है। बिल्कुल नहीं, वो जिस दिन भी होगा एकदम होगा, स्लो नहीं होगा। अभी ये सब क्या हो रहा है ये समझ लेते हैं अंशु जी। अगर धीरे धीरे होगा तो वो भी लड़ेंगे, मुझे लग नहीं रहा। ठीक है, तो अंशु जी ठीक है, हो सकता है कि भाई कोई स्ट्रैटेजी है क्या ये भी। अब जब आप सबके डिस्कशन के बाद ये सवाल आ रहा है कि भाई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे सुर्खियों से गायब हो जाए, अखबारों से गायब हो जाए, मीटिंग से गायब हो जाए, और जो समझ पाए हम कि वो कमजोर भी नहीं है, तानाशाह है, तो क्या किसी स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है, और है तो क्या है, समझाएं जरा।
बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। आप वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखिए और फिर चीन के देश के रूप में स्वभाव को देखिए। तो अभी हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में 2 युद्ध चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और यूक्रेन का किस तरह से रशिया का किस तरह से नेचुरल अलाई चीन है, हम इस बात को जानते हैं। अभी जो वर्तमान में संघर्ष हमास इजराइल से होता हुआ इजराइल ईरान पर शिफ्ट हुआ और ईरान के अलाई के रूप में हम चीन को जानते हैं, पाकिस्तान को जानते हैं। इस तरह के कयास भी लगाए हुए थे कि अब चीन की तरफ से कुछ रिएक्शन आएगा, प्रो ईरान स्टेटमेंट्स आएंगे। पर हमने देखा कि किस तरह से चीन बहुत अपने आप को इन तमाम जो ये कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशंस हैं इससे दूर रख के बैठा हुआ है। इसका कारण ये है कि चीन में अभी आंतरिक रूप से बहुत सारी इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन है, चैलेंजेस हैं जो शी के सामने हैं। अब एक ऐसा नेता जो एक वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के लिए जानता है, चीन की फॉरेन पॉलिसी को विगत यदि हम 10 सालों में देखें तो वो कहां से कहां ले गए। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शी के नेतृत्व में आगे बढ़ा। आज वो पूरे आप देखिए हमारे एशिया से, यूरेशिया से, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका पहुंच गए हैं। फिर आप देखिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो डिप्लोमेसी है वो शी के नेतृत्व में हुई, जिसमें भारत को हिंद महासागर के चारों ओर घेरने का उन्होंने काम किया। उनके नेतृत्व में चीन जाकर के जकुटी में बैठा, ग्वादर में बैठा हुआ है और हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में बैठा हुआ है। फिर आप देखिए डेट डिप्लोमेसी की चाल किसने चली, तो शी के नेतृत्व में चली। बहुत चालाक नेता हैं। फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर आप देखिए कि कहीं ना कहीं यूएस को जो चीन हमें टक्कर देता हुआ नजर आता है वो शी के नेतृत्व के बाद से टक्कर देता हुआ नजर आता है। और शी को देखें तो वो बहुत ही ज्यादा असर्टिव कम्युनिस्ट लीडर हैं। वो तानाशाह हैं, सभी जानते हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में चीन की जो आंतरिक दशा हुई है, मिलिट्री को अपने कंट्रोल में ले लिया। वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के खुद ही हेड हैं। फिर आप देखिए कि वो सीसीपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, राष्ट्रपति वो हैं। ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने कैसे अपने हाथ में लिया, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स के नाम पे उन्होंने अलग अलग कमीशन बना दिए और सब कमीशन के हेड वो खुद हैं। तो आप देखिए कि जैसा कि मेजर जनरल ने कहा उनके लॉयलिस्ट्स हैं। तो अभी मुझे लगता है कि एक ये पॉज है, ये एक डिप्लोमेटिक पॉज है, आप इसका इंतजार कीजिए और हो सकता है कि 4 दिन बाद आपको परिदृश्य में शी नजर भी आने लगे। चलिए, और इस वक्त जैसा आपने कहा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। शी जिनपिंग को लेकर एक वीडियो रिलीज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, शी जिनपिंग के गायब होने पर चीन का नया पैंतरा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने जिनपिंग का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में लोगों से मिलते जुलते हुए नजर आ रहे हैं शी जिनपिंग। उसमें कहा गया है कि लोगों के बीच शी जिनपिंग। जरा आप भी देखिए इस वीडियो को, उसके बाद हमारे खास एक्सपर्ट से इसको इंटरप्रेट कराने की कोशिश करेंगे कि बॉडी लैंग्वेज से लेकर एक छोटे से कमरे में लोगों से मिलते हुए तानाशाह और चीन के सबसे ताकतवर नेता क्या संदेश देना चाहते हैं या क्या संदेश दिलवाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। पहल सर, आपने देखा, मतलब ये फेक नैरेटिव, प्रोपेगेंडा, भाई कहीं ना कहीं प्रेशर तो है, नहीं तो चीन को ऐसा वीडियो रिलीज करने की जरूरत ही क्यों पड़ती? कुछ तो पक रहा है। एग्जैक्टली पेनास जी, चीन सुनजू की पॉलिसीज को बहुत फॉलो करता है। सुनजू उनके जैसे हमारे इधर चाणक्य थे, वैसे सुनजू थे वहां पे। और सुनजू क्या कहते हैं? सबसे पहले डिसेप्शन। वो कभी बात नहीं करते कि आपको युद्ध लड़ना है। वो ये कहते थे एक्मे ऑफ स्किल इज नॉट विनिंग 100 आउट ऑफ 100 बैटल्स, एक्मे ऑफ स्किल इज टू डिफीट द एनिमी विदाउट फाइटिंग। और जब भी वो पाकिस्तान को मोहरा यूज करते हैं भारत के अगेंस्ट, तो वो क्या कर रहे हैं? भारत को वीक कर रहे हैं, लेकिन खुद नहीं लड़ रहे वो सामने। और खुद इतनी जल्दी, आप मुझे बताइए 30 साल में आपने कोई देखा है वियतनाम के युद्ध के बाद कहीं पे भी चीन को अग्रेसिवली लड़ते हुए कहीं पे किसी देश के साथ? तो चीन जो है डिसेप्शन पे बहुत बिलीव करता है, प्रोपेगेंडा पे बहुत बिलीव करता है। और जैसे मैम कह रहे थे, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, जहां उनके डिप्लोमेट्स जाके सब जगह पे लड़ते हैं। और चीन की एक नई पॉलिसी है जो मिस आउट हो गई, वो डेट ट्रैप है। वो क्या करता है? वो सबको लेके आता है, BRI के नाम पे उनको लोन्स देता है। आज पाकिस्तान के ऊपर उनके $30 बिलियन से ऊपर है। पाकिस्तान उनका जो $2 बिलियन देना था मार्च में, वो भी नहीं दे पाया, 3.7 भी नहीं दे पाया। अब उसको रोल ओवर किया जा रहा है, यानी कि डेट का इंटरेस्ट को देने के लिए भी पैसा नहीं है पाकिस्तान के पास। वो डेट में आ गया। ग्वादर पोर्ट अब सोच लीजिए उनकी जेब के अंदर है। तो इसी तरीके से हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका का आपने देखा क्या हाल किया। और ये जितने भी हो रहे हैं ये प्रोपेगेंडा वीडियो, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दाल में कालापन नहीं है, पूरी दाल काली है।
और यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि ज़ी जिनपिंग को खासकर जब उनको सपोर्ट जनरल ज़ैंग यूशी से कम हो गया, और खासकर जैसे लेफ्टिनेंट जनरल बोल रहे थे कि वो उनके एरिया डोमेन के अंदर चेंजेस कर रहे थे ताकि अपने कंट्रोल को कंसोलिडेट कर सकें, तो वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। ज़ैंग ही ने उनकी हेल्प की थी जब तीसरी बार लेके आया था, ज़ैंग ने ही उनकी हेल्प की थी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज में, और ज़ैंग ही तो पूरी पीएलए के कमांडर है। और अगर उनकी सपोर्ट नहीं है तो धीरे धीरे इनको साइडलाइन किया जाएगा। मेरी अपनी फीलिंग है कि इनको साइडलाइन किया जा रहा है। ये एकदम चेंज नहीं आता चीन के अंदर, और ये जितने वीडियोस हैं ये यही दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप इनके प्रोफेसर्स को देखिए जो चीन के अंदर, उन्होंने पहली बारी क्रिटिसाइज किया है जी को। ये पहली बारी हुआ है, कभी किसी की हिम्मत नहीं होती कि प्रेसिडेंट को किसी वजह से क्रिटिसाइज कर दिया जाए। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि जरूर साइडलाइन किया जा रहा है, लेकिन प्रोसेस हो सकता है स्लो हो और धीरे धीरे उनकी पार्ट्स को कर्टेल किया जाएगा। चीन कभी भी कोई चीज जल्दी नहीं करता। आपने क्रीपिंग एक्सपेंशनिज्म का नाम ये सुना है? वीडियो आपने देखा होगा, इसमें उनकी बिल्कुल। बॉडी लैंग्वेज, और अगर मैं कहूं कि भाई ठीक है, उनके पास ब्रिक्स समिट में जाने का टाइम नहीं है, उनके पास अपने डेलीगेट्स को मिलने का टाइम नहीं है, लेकिन एक छोटे से परिवार के बीच में, जितना मैं समझ पाई हूं, किसी के घर के अंदर मेरा प्रीमियर जो है वो आके मेरे से बातचीत कर रहा है, कैसे हो, हेलो हाउ आर यू, ये थोड़ा एकदम अजीब लग रहा है। स्टेज लगता है। देख, आपकी बिल्कुल बात सही है। ली कियांग जो उनके प्रीमियर है वो जा रहे हैं ब्रिक्स में, हाँ, खुद नहीं जा रहे, लेकिन उसके पीछे इन्होंने क्या रीजन दिया है? उसके तो पीछे नाराज हो गए ना, मोदी जी को ज्यादा सम्मान मिल गया, चिढ़ गए, ऐसा स्टेट लोग बात कह रहे हैं कि भाई हाँ, ठीक है, सही ये नहीं बात लगा भी उन्हें। थी। ये बात भी थी कि मोदी जी को जितना मिल रहा था वो देख नहीं पा रहे थे, और दूसरी बात थी कि 2 बार मिल चुके हैं उनके प्रेसिडेंट से रीसेंट लास्ट 1.5 साल के अंदर। ये उन्होंने अपना ऑफिशियल रीजन दिया। लेकिन अगर देखिए तो छोटी सी जगह गए हैं, एक परिवार को ही मिल रहे हैं, तो इसमें क्या दर्शा रहा है? क्या आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज कोई बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, जैसे ये पहले चल के खड़े होके बोलते थे और कॉन्फिडेंटली देखते थे? मुझे इनकी बॉडी लैंग्वेज से एक ही चीज नजर आ रही है, ये दिखावा ज्यादा है और असलियत कम है, कि अब शायद ये इतने पावरफुल नहीं रहे। ठीक है रॉय सर, कि अगर शी जिनपिंग निकले भी भाई इतने दिन बाद, मई से अब जाके दिख रहे हैं, और वो दिखने में भी किसी बड़ी सभा में, कहीं किसी बड़े इवेंट में, लोगों के बीच में ऐसे नहीं दिख रहे हैं, एक छोटे से कमरे में लोगों से बातचीत करते हुए परिवार से दिख रहे हैं, तो ये तो प्रोपेगेंडा ज्यादा लगता है कि भाई मेरे देश का प्रीमियर है, वो आए लोगों के बीच में मिले, किसी इवेंट का हिस्सा बने, या फिर एक छोटे से परिवार के साथ जाके मिले। ना, चीन एक ऐसा देश है, मैं कम से कम रिटायरमेंट के बाद वहाँ 7 बार गया हूँ। ओके। उनके ही इनविटेशन पे इंडिया चाइना के रिलेशनशिप कैसे सुधर सकते हैं उस पर जो डिस्कशंस होती थी। हमें यहाँ पे लॉजिकल सोल्यूशन नहीं देखना है, क्या इंडिकेशंस वहाँ से आ रही हैं उससे आप क्या पकड़ पाते हो वो देखना है। ये जो वीडियो आपने अभी दिखाया, पब्लिक के साथ कम्युनिस्ट कंट्री में किसी भी प्रेसिडेंट के इंटरेक्शन का कोई मतलब नहीं, डेमोक्रेसी नहीं है ये। और शी जिनपिंग जो है वो पब्लिक नहीं, वहाँ पे अगर बने हुए हैं तो आर्मी के सपोर्ट से, पीएलए के सपोर्ट से। इसीलिए जनरल झांग का सपोर्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वाइस चेयरमैन है सीएमसी के। और उस इंडिकेशन में इस समय दिख रहा है कि जनरल झांग तब से खुश नहीं है जब से उनका कतरना शुरू हो गया था, पर पीएलए का पर इसलिए कटा कि नेवी और एयरफोर्स को भी ये लोग उसमें ले आए सीएमसी के अंदर, उनको बैलेंस आउट करने के लिए। और पीएलए की आपको पता है जो टोटल नंबर्स हैं, वैसे भी मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से उनके नंबर कम होते चले गए हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने हांगकांग का जो डायरेक्टर है उसको रिप्लेस किया है, और जो पहले वाला था वो इनका करीबी था, जिसने कि अगर आपको याद हो हांगकांग में जो डाइसेंट हुआ था कितने स्ट्रांगली उसको कुचला गया था, तो उसको बदली कर दिया है। अभी दूसरा जो आया है वो हु जिनताओ की ग्रुप का नज़र आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप एक बड़े पावरफुल देश के रूप में उभरते हैं तो आपको ये दिखाना पड़ता है कि जो छोटे देश हैं जिनके साथ आप ग्रुप बना के चलना चाहते हैं, जिनकी पावर का आप एक ग्रुपिंग बना रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि एससीओ है, ब्रिक्स है, ब्रिक्स के पहले 5 मेंबर थे, उसमें 5 और जुड़ गए, वहाँ पे अभी 6 और जुड़ गए, बल्कि 11 मेंबर हो गए। एससीओ के अभी टोटल फिर 5 थे तो उसमें 5 और जुड़ गए, 10 मेंबर हो गए, और ये ग्रुपिंग बढ़ती जा रही हैं। तो ग्रुप के किसी मेंबर को ये नहीं लगना चाहिए कि आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप उसको दबा रहे हैं। डेड डिप्लोमेसी की बात आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। डेड डिप्लोमेसी के चलते जो शी जिनपिंग का फेवरेट प्रोजेक्ट है BRI, वो बहुत क्रिटिसिज्म में आया इस बात को लेकर के, और देश बहुत इस बात से अनकंफर्टेबल है कि वो कैसे कर्ज में फंसते चले जा रहे हैं। साउथ ईस्ट एशियन के कंट्रीज जो हैं वो भी इस बात से बहुत कंफर्टेबल नहीं है कि चीन उन पर बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा हावी हो रहा है।
तो आप ये समझिए कि अगर आपको पावर चाहिए तो आप लोगों को, या जो बाकी ग्रुप ऑफ नेशंस, डेमोक्रेसी नहीं हो रही यहाँ पे ग्रुपिंग की बात हो रही, कह रहे हैं ग्लोबल साउथ। अगर ग्लोबल साउथ को पावरफुल होना है तो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो किसके पीछे कैसे आकर के खड़े होंगे, वो करने के लिए आपको ये नहीं महसूस करने होने देना किसी एक देश को कि उसके ऊपर आप हावी हो रहे हैं। और शी जिनपिंग की जो फॉरेन पॉलिसी भी कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं रही है। वो एग्रेसिव हो सकते हैं डोमेस्टिक ऑडियंस को मजबूत करने के लिए या नेशनलिज्म दिखाने के लिए, लेकिन उसका जो इंटरनेशनल इफेक्ट है वो बहुत अच्छा नहीं चला है, बहुत तो अच्छा। शी जिनपिंग एक लीडर के तौर पर, सिवात सर अब आपकी बात को आगे ले जो हम समझें कि एक लीडर के तौर पर वो पॉपुलर नहीं है, मास लीडर नहीं है, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पे एक लीडर के साथ एक पर्सनल कॉमरेडी होती है, एक का पर्सनल इक्वेशन स्टैब्लिश होते हैं कि यहाँ हम उनको स्वागत कर रहे थे, वहाँ वो क्या कर रहे थे डोकलाम में। तो कहीं भी उन्होंने अपने रिश्ते ऐसे मजबूत नहीं किए हैं, डराया धमकाया, बुली ही किया है। तो कहीं ना कहीं दिखने में वो भले ही तानाशाह लग रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर कूटनीतिक तौर पे भी, इंटरनली आवाम के बीच में भी और सेना के बीच में भी उनका विरोध पनप रहा था। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है। 3-4 चीजें हैं कि शी जिनपिंग की जो 2 पॉलिसी है, एक डोमेस्टिक है, एक है बाहर की, उसमें बहुत फर्क है। अगर आप देखें कि डोमेस्टिक पॉलिसी जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, हाँ मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, कहीं ना कहीं चीन जो कमज़ोर हुआ है, उसकी इकॉनमी इतना अच्छा नहीं करी, जैसे हमने बात की इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और कहीं ना कहीं इनका जो जिस प्रकार से वो मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे उसमें रुकावट आया है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में भी ये है, सेमीकंडक्टर में भी पीछे हैं, मोबाइल वहाँ से शिफ्ट होकर भारत में आ गए, बाकी जगह आ गए। तो सच्चाई है कि कहीं ना कहीं जो इंटरनल डोमेस्टिकली इकोनॉमिकली इतना अच्छा नहीं कर पा रहे, मगर उसके साथ साथ इसकी फॉरेन पॉलिसी देखें, कहीं ना कहीं शी जिनपिंग बहुत ही पावरफुल होते गए। अगर आप देखें कि कौन है ऐसा देश जो टक्कर दे रहा है अमेरिका को और अमेरिका से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा बना रहा है, क्वाड को उसने एक एशियन नेटो बना के एक प्रकार साइड ट्रैक कर दिया। क्या आज की तारीख में शी जिनपिंग के अंडर वो इंडो पैसिफिक के अंदर एग्रेसिव नहीं है? क्या उसने फिलीपींस को दबा के नहीं रखा? क्या इसने वियतनाम और मलेशिया को नहीं? क्या इसने जापान के अंदर सेनकाकू आइलैंड ईस्ट चाइना सी में अभी प्रेशर में नहीं डाला हुआ? बिल्कुल डाला हुआ है। अब आप आती है रशिया यूक्रेन की बात आ रही थी, बहुत ही इसने स्ट्रेटेजिकली अपने कार्ड खेले कि कहीं ना कहीं वो इतना नजदीक भी नहीं गया रूस के कि भाई उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाए, मगर फिर भी वो रूस के साथ खड़ा हुआ था। अगर आप देखें अभी जो लड़ाई हुई थी इजराइल और ईरान में, ईरान के साथ अगर कोई मजबूती से खड़ा तो वो चीन था, और कहीं ना कहीं डर चीन का सबको है। तो शी जिनपिंग एक मिस्टीरियस है, शी जिनपिंग एक ऐसे लीडर हैं इनको समझना मुश्किल है। चीन के अंदर जो होता है वो दिखता कुछ है, होता कुछ और है। तो ये शायद हम उसको ये सोचना कि भाई कुछ ऐसा हो गया कि शी जिनपिंग के अब पावर कम होगी, वो बदलने वाला है, शायद हम जल्दबाजी करें। 2 बातें और मैं बताऊंगा। अब जब आप देखें कि इसने बाहर क्या किया, देखो बेल्ट रोड इनिशिएटिव, आप कितना ही कहें, बेल्ट रोड इनिशिएटिव $3 ट्रिलियन का इसने जाल बिछा दिया सड़कों का, अफ्रीकन कंट्री में भी, कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया में भी। और ये दूसरा, इसका एक चीज देखा, आप भारत की बात करते थे तो भारत से इसने क्या किया है, भारत को चारों तरफ से कैसे घेरा है इसने। कोको आइलैंड और कुआ कप्पू म्यांमार के अंदर, चिटागोंग बांग्लादेश के अंदर, और आपका हमनटोटा श्रीलंका में, और उसके बाद जिबूटी ईस्ट अफ्रीका में, ग्वादर पाकिस्तान में, चारों तरफ से इसने घेर लिया है। भारत को अगर कोई निचोड़ रहा है, आप देखें कि अप्रैल मई 2020 में ठीक है, भारत ने भी सर ऐलान तो कर दिया है ना कि हमारा सबसे बड़ा नंबर 1 दुश्मन अगर कोई है तो वो चीन ही है। और अब क्योंकि सर वक्त की कमी है, अब कार्यक्रम के दूसरे हिस्से को हम आ जाते हैं कि भाई शी जिनपिंग गायब हैं, क्यों सत्ता से, क्या दिक्कत है, हमने जान लिया उनके घर में क्या हो रहा है, लेकिन दिक्कत यह है वो हमारे पड़ोसी भी हैं और अच्छे पड़ोसी नहीं है, बुली करने वाले पड़ोसी हैं। तो ऐसे हालात में अगर शी जिनपिंग का तख्ता पलट होता है अंशु जी, तो हिंदुस्तान के लिए क्या होगा, कैसा होगा? नया शासक आएगा, वो और ज्यादा बुली करेगा क्या हमें कि भाई अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपने लोगों में पॉपुलैरिटी के लिए, या फिर इनसे तो बेहतर ही होगा जो ये थे? नहीं, आप चीन को देखिए, चीन एक फिर कहूंगी कम्युनिस्ट रिजीम है, और जो कुछ चलाती है सत्ता वो कम्युनिस्ट पार्टी चलाती है। तो जो जनरल सेक्रेटरी चुना जाएगा वो राष्ट्रपति चुना जाएगा, और हो सकता है कि वो शी से भी कट्टर चेहरा आ जाए। तो हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि चीन में किस प्रकार का अनरेस्ट है, लोग खुश नहीं है।
लोगों को घर नहीं मिल पा रहे, वहां पर जो बिल्डर्स थे वो अपना कंस्ट्रक्शन काम छोड़ छोड़ के भाग गए क्योंकि पैसे ही नहीं है। लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट की हालत बहुत खराब है, इन्फ्लेशन बिल्कुल अपने पीक पर है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू देयर नेशनल आइडेंटिटी तो वो सारे एक साथ खड़े हो जाते हैं। आप देखिए वहां उइगर मुस्लिम्स के साथ किस प्रकार का बर्ताव हो रहा है, लेकिन जब बाहर ले जाने की बात आती है तो वो बिल्कुल एक ऐसा मटका है जिस पर ढक्कन लगा हुआ है। तो चाहे वहां की मीडिया हो, चाहे वहां के लोग हो, वो बहुत कंट्रोल्ड वे में अपनी बात शासन के हिसाब से, शासन से अलाइन करके बाहर लेकर के जाते हैं। तो मैं एक तरह से कहूंगी कि जो भारत के प्रजातांत्रिक मूल्य हैं उससे हम चीन को कंपेयर ना करें। तो हो सकता है कि जो अगला लीडर आए वो शी से भी कट्टर कम्युनिस्ट लीडर हो और सकता है कि वो और ज्यादा फियर्स और ज्यादा अग्रेसिव हो, क्योंकि उसने वो ये तो हमें मानना पड़ेगा कि शी ने अपनी इस अग्रेसिव पॉलिसी को ही एग्जीक्यूट कर करके अमेरिका को भी कंटेन कर रखा है। आप देखिए 4-4 देश क्वाड बना करके उसके आसपास खड़े हुए हैं, लेकिन इंडो पैसिफिक में भी उसने अपनी एक पकड़ बनाई हुई है, हिंद महासागर में भी पकड़ बनाई हुई है, BRI को भी आगे लेके जा रहा है। लैटिन अमेरिका की सारी लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज जो हैं तीनों वहां इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है। ब्राजील भी जब चुनने की बारी आती है तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि वहां इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है चीन का। रशिया यूक्रेन युद्ध में आपको याद होगा किस तरह से ब्राजील ने अपने निर्णय का यू टर्न लिया था चीन के कहने पर। पहले यूक्रेन के सपोर्ट में था ब्राजील, लेकिन फिर शी ने बात की और फिर उसके बाद हमने यूक्रेन को यू टर्न लेते हुए देखा। मैं कहूंगी अच्छा है कोई प्रजातांत्रिक व्यक्ति चीन की बागडोर संभाले और भारत के साथ फिर संवाद की शुरुआत करे, क्योंकि जिस प्रकार की अभी वस्तुतः स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं शी का जो नेचर है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। और ये एक बिंदु और बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान के माध्यम से शी लंबे समय से भारत पर एक प्रकार का टेस्ट कर रहे हैं अपना। अभी जो ये पूरा हमारे ऊपर पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद की जो सिचुएशन बनी है उसमें सारा लॉजिस्टिकल सपोर्ट और ड्रोन्स थे वो तुर्की ने और चीन ने पाकिस्तान को दिए। जी, हिंदुस्तान ने साफ कह दिया है, बहल सर स्टेटमेंट कल आई थी कि भाई हम तो 3 फ्रंट वॉर, मतलब चीन भी था, तुर्की भी था, पाकिस्तान भी था। चीन के हथियारों का क्या हश्र हुआ है, चीन के इंटेल इनपुट का क्या हश्र हुआ है, ये हमने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से देख लिया है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पेनाज। अभी जो कल का भी ब्रीफिंग हुई है उसमें बहुत क्लियरली बताया गया है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से सपोर्ट किया है चीन ने, चाहे वो किया है सैटेलाइट की इंटेलिजेंस के बारे में, टारगेटिंग के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में, चाहे उनके जो जहाज हैं जैसे कि JF-17 या J-10 उन पे PL-15 मिसाइल उसकी इंटीग्रेशन करना, हर मामले से उनको सपोर्ट किया गया। दूसरी तरफ से तुर्की ने भी 350 ड्रोन्स दिए उनको, और वो ड्रोन्स भी ऐसे थे, ये एक तो शॉर्ट रेंज के, दूसरे सैकड़ों किलोमीटर रेंज के, यानी कि यीहा ड्रोन्स और सोंगर ड्रोन्स और TB2 तो पहले से ही उनके पास थे। और उन ड्रोन्स को देने के बाद उन्होंने देखा कि वो ड्रोन्स ने ना कि जो चीन के अपने भी सिस्टम्स थे, एयर डिफेंस सिस्टम्स, रेडार्स, वो इतने अच्छे परफॉर्म नहीं किए। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स उनसे कहीं बेहतर थे। लेकिन मैं 2-3 चीजें जो पिछले क्वेश्चन है उस पर जरूर बोलना चाहूंगा कि वैंग यांग हैं वो रिफॉर्मिस्ट हैं, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म के एजेंडा को आगे ले जाने वाले ऐसे दिखते हैं इस समय। लेकिन चीन के अंदर जो भी पॉलिसी होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। और अगर हम कहें भारत का क्या इफेक्ट होगा इसमें, उन्होंने 2 चीजें की हैं। अगर आप देखिए उनकी 2 ट्राइलेटरल मीटिंग्स हुई हैं, एक हुई है चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश, दूसरी हुई है चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान। मतलब चारों तरफ से वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है चीन, क्योंकि चीन के लिए भारत इज द ओनली कॉम्पिटिटर साउथ एशिया के अंदर। और $99 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है चीन के साथ। और चीन ने क्या किया, हमारे 2 चीजों पे अंकुश लगाया, रेयर अर्थ मैग्नेट्स पे, यानी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन चीजों पे हमारे को इफेक्ट होगा। और दूसरी चीज है हाई यील्ड फर्टिलाइजर्स, और उस पे भारत के लिए रोक लगा लिया है, बाकी दूसरे देशों को वो दे रहा है और भारत को बिल्कुल नहीं दे रहा। ये पिछले कुछ महीनों से है। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये लास्ट टाइम है और पेनाज जी जानती है, मैं चाहता हूं आप लोगों से एक चीज, हम क्यों वो चीज खरीदते हैं चीन से जो सस्ती है, जो चलती नहीं है, हम क्यों उसकी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं? मेरे साथ आपने प्रण लेना है आज, और आप सब ने लेना है। अपना हाथ आगे करिए जैसे मैं कर रहा हूं, और बोलिएगा, मैं करने के बाद नाम लेना है आपने। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, मैं अश्विंदर सिंह बहल। अरे ओके, बिल्कुल सही है, आपको मेरे पे विश्वास है। फिर से बोलूंगा, आप अपना नाम लीजिएगा, मैं अश्विंदर सिंह बहल ये प्रण करता हूं, करती हूं कि मैं कोई भी सस्ता चीनी गुड़ नहीं खरीदूंगी। धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। सवाल एक, अरे बहुत बढ़िया जी।
गुड इवनिंग सर, जय हिंद। मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि हम चीनी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ और मैंने वीवो के कभी भी फ़ोन्स नहीं खरीदे और मतलब ये पर्सनली वो है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हम बाहर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो दिखता है, खतरनाक वो होता है जो दिखता नहीं है। पहला सवाल। दूसरी बात मेरी ठीक है, एक एक सवाल लाइए। अगला सवाल कौन पूछना चाहता है? जी बोलिए। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं तो कविता के रूप में कविता सुनाएंगे? अच्छा चलिए सुन लेते हैं, मतलब हाँ ठीक है, चलिए। अब आप नाराज नहीं करते हैं कवि को? मैं भारत की तरफ से ये कहना चाहूँगा दुनिया को कि ए दुनिया वालों, ये देश हमारा कभी नहीं हारा लड़ाई के मैदान में, इसकी वीरता की धाक है जहान में, पहले किसी को कभी छेड़ा नहीं है, छेड़ा है जिसे उसे ना छोड़ा, पीठ दिखा के जो भागा युद्ध से उसके पीछे कोई ना दौड़ा। बहुत बढ़िया। हम सब भाई करें लड़ाई, जो कोई दुश्मन आतंकवादी आए मिटाना हमें चाहे, हम सभी उस दौरान में एक हो जाते हैं देश के उत्थान। चलिए, तो शी जिनपिंग आए या फिर कोई और भी आए तो भाई वो कह रहे हैं कि हम जो है हार नहीं मानेंगे, हमारी वीरता जो है इन सबको कहीं नहीं टिकने देगी। जी जी, आपका सब। मैडम, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि चीन के अंदर आतंकवादी घटनाएं होती हमने नहीं देखी है, सुना भी नहीं है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में आतंकवाद से हम बहुत लंबे समय से पीड़ित है। ऐसी क्या करना चाहिए हमारी सरकार को जो चीन की तरह आतंकवादी घटनाएं हमारे पास ना हो? ठीक, अंशु जी इज इन फिक्स। जी जी जी। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो आतंकवाद की समस्या है वो कहाँ से फल फूल रही है। भारत में क्या होता है, भारत में जिहादी और नक्सली ताकतें एक साथ हो जाती हैं, और चीन को यदि आप देखें तो वो तो खुद ही एक वामपंथी देश है। तो वहां पर क्या हो रहा है आप वहां देखिए, जब चीन को देखेंगे, चीन की आंतरिक सिचुएशन को देखेंगे, वहां उइगर मुस्लिम्स के साथ किस प्रकार का बिहेव हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से बार बार फटकार पड़ती है, रिपोर्ट्स आती है, वार्निंग्स आती है, लेकिन दुनिया के जो बाकी के देश हैं, आप पाकिस्तान जैसे देश को देखिए, वो इस स्थिति पर कुछ नहीं कहता। तो ये दो बिल्कुल विरोधाभासी फैक्ट्स हैं। और जब आप भारत में आकर के देखते हैं तो जो आतंकवादी संगठन है, आतंकवाद को स्पॉन्सर करने वाले देश हैं, आतंकवादी हैं, उनको कौन सपोर्ट करता है? उनको सबसे ज्यादा वामपंथ सपोर्ट करता है, नक्सली शक्तियां सपोर्ट करती हैं। तो भारत में हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि जो गद्दार हैं या जो विद्रोही शक्तियां हैं, देशद्रोही शक्तियां हैं, वो हमारे देश के ही अंदर से देश के साथ द्रोह करके और आतंकवाद को फलने फूलने में सहायता करती हैं। तो ये हमको देखना होगा कि हम कैसे एक अच्छे सिविलियन की तरह अपना इसमें योगदान दे सकते हैं, क्योंकि सरकार तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। जी बेल सर ने अभी बोला कि हम चाइनीज सामान ना खरीदें, ये सरकारी चाइनीज सामान पे क्यों नहीं बैन लगाती है? ठीक है, देखिए लगाया, जब चाइना सामान नहीं देता है हाँ। तो हम जब आने नहीं देंगे सीमा में, तो यहाँ चलिए बाजार में होगा नहीं तो खरीदेंगे कैसे? देखिए जो आप बोल रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हम पार्ट हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है वही कर सकती है, क्योंकि हम इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करते हैं। चीन फॉलो करे ना करे, भारत करता है, क्योंकि हम एक संवेदनशील शक्ति हैं। हम बढ़ना चाहते हैं, उभरना चाहते हैं एक बहुत बड़े रोल के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। तो हम अगर खुद रूल तोड़ना शुरू कर देंगे तो फिर हम दूसरों को कैसे कहेंगे कि आप सही रास्ते पे चलिए? तो अगर हमें WTO के रूल्स को फॉलो करना है तो हम बैन नहीं लगा सकते, लेकिन हम भारतीय तो ये डिस्कस कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि हम नहीं खरीदेंगे चीनी गुड्स। वो जो आप मांझा खरीदते हैं उससे कितने लोग मरते हैं, क्या उसकी जरूरत है भारत के अंदर? चलिए, अपनी आजादी के उत्सव में पतंग उड़ाएं, लेकिन मेक इन इंडिया से कुछ बताएं इसके अंदर। देखो जी जी, एक सेकंड से सवाल भी लेना है जी, इनका सवाल ले लें फिर आप जवाब दीजिए। सर, मैं ये जैसा कि अभी आपने बताया कि जो चाइना है वो पाकिस्तान के साथ मिलके अपने जो प्रोडक्ट्स बना रहा है उसको इस्तेमाल कर रहा है हम सबके लिए, और उसको वो देखना चाह रहा है कि
इसकी टेस्ट कर रहा है हथियार, जी, टेस्ट जी। कर रहा है। तो सर मैं ये कह रही हूँ कि जो चाइना है वो पाकिस्तान को प्रॉपर सपोर्ट कर रहा है, जो कि हमारी भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती का विषय है। ठीक है, तो हम क्या क्या हमारी सरकार उसके लिए क्या कर रही क्या है? तैयारी है सिवात सर? देखो, सच्चाई यह है कि चीन जो है वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा भारत को कमज़ोर करने का। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसमें आप बहुत 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो भी नए हथियार चीन ने बनाए थे वो पाकिस्तान को दिए और वो एक लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल किया। अगर आप देखेंगे कि कल डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने यही कहा, PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज जो एयर टू एयर मिसाइल है वो दी गई, वो अलग बात, वो फेल होगी। उसके बाद JF-17, थंडरबोल्ट, J-10C उनका इस्तेमाल किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसने एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9, HQ-15 वो भी फेल हो गए। तो सच्चाई है, इसीलिए तो पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भी जो मार्केट थी वो डाउन हो गई, उनके शेयर डाउन हो गए। मुझे पता है कि आप लोगों ने देखा होगा, क्या आपने देखा था ये कि आज उनके शेयर मार्केट इन हथियारों की डाउन होगी। तो ये प्रूव हो गया कि जो चीन के हथियार बनते हैं, जैसे उसकी और चीज़ें बनती हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। 2 दिन चलते हैं फिर वो खराब हो जाते हैं। जो दूसरी बात यहाँ जो बात आ रही थी बार बार कि भाई हम इतना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है 90 बिलियन डॉलर तक, तो हम क्यों नहीं चीन का सामान बंद करें? काश ये हो सकता, ट्रेड में नहीं होता। आप समझने की कोशिश करो। आप लोगों ने बहुत, बहल साहब ने बड़ा अच्छा इमोशन चीज किया, आप यहाँ से जाएंगे वही सामान खरीदेंगे जो सस्ता है, वो एक बेसिक है। क्योंकि समझाएं, यही तो हमारी और अमेरिका के बीच में झगड़ा चल रहा है टैरिफ पे। हम नहीं चाहते हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स को इतना कम टैरिफ लगाए कि जो अमेरिका का सामान भारत के अंदर आ गया तो आपका जो फार्मर है भूखा मरेगा। चलिए, उनका सामान ना खरीदने के साथ साथ कहीं ना कहीं खुद को भी और ज्यादा बेहतर बनाना होगा। ये गवर्नमेंट को देखना है, ना कि इंडिविजुअल नहीं दे। मेरा क्वेश्चन बहल जी से है। ठीक है, चलिए, ना तो उसके हथियार चलते हैं ना ही उसके मेरा प्रोडक्ट सवाल चलते हैं। बहल जी से है जी। कि जैसे जिनपिंग और चीन गद्दार हैं गवर्नमेंट को लेने नहीं दोनों, और चाहिए। जिनपिंग जी गवर्नमेंट जाने ही को वाले हैं, अब टैरिफ लगा सबको देना पता चल रहा वो है, तो हमारे मोदी जी की स्टैम्प फिर उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी होगी? ठीक है, रॉय सर। क्या कह रहे हैं? ये मेरा सवाल- बहल साहब से अच्छा, क्वेश्चन बहल सर से, है sorry। कि जिनपिंग और चीन गद्दारी हैं और अब ये जिनपिंग जी जाने वाले हैं, तो हमारे मोदी जी हमारी की आगे सरकार क्या की क्या स्ट्रेटेजी स्ट्रेटजी होगी? होनी चाहिए? जी। देखिए, हमारी सरकार की स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है। कोई भी लीडर उस जगह पे हो, हमें लीडर से रिलेशनशिप नहीं है, हमारी रिलेशनशिप जो है उस देश के साथ है। हमने उस देश के अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया, पर लेकिन अगर वो हमारे अगेंस्ट कुछ करता है तो उसका जवाब हम सीधे तरीके से देंगे। और जो ट्रेड के अंदर हम उनसे बात भी कर रहे हैं, हम उनको कई बार कह चुके हैं कि अपना जो ट्रेड, हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करिए, लेकिन उन्होंने जान के हमारे अपने इंपोर्ट्स कम कर दिए हैं भारत से, और एक्सपोर्ट जो चीजें हमको रियली चाहिए वो दे नहीं रहे, और हम वो चीजें खरीद रहे हैं जो उनको नहीं चाहिए और बहुत सस्ते में है, जो कहीं से भी मिल सकती हैं। ठीक है, अगला सवाल जी। मैं ये कहना चाहूँगी, आपकी बात 100% सही है। ये तो बात पूरे हिंदुस्तान को ठीक है। शपथ लेनी चाहिए कि चाइना के सामान कोई भी यूज ना करे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ऑपरेशन सिंदूर को लेके ठीक है। है, जब हमारे इंडिया का अपर हैंड था तो ये सीज फायर क्यों? रॉय सर। आतंकवाद के खिलाफ जो पाकिस्तान है वो अपनी वो आदी है, भाई, वो चीन आज के करता हथियारों की था, थोड़ी और करता पोल रहेगा। खुलवा देते जी। तो सीज फायर क्यों? उसको तगड़ा जवाब क्यों नहीं दिया गया इस बार? ठीक है, देखिए, ऐसे है कि ये बार बार सवाल आए, और मैं भी देखता रहता हूँ टीवी, तो 2 बहुत बड़ी जो कमियां दिखाई दी। एक वो अनिल CDS जो हैं हमारे, उन्होंने कहीं जाके बोल दिया था कि कुछ नुकसान हमारा हुआ है, नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। तो और दूसरा जो है, अभी जो इन्होंने नेवी के एक कैप्टन हैं जिन्होंने इंडोनेशिया में ये बयान दे दिया कि जब हम बिल्कुल चरम सीमा पे थे और पीक पे थे तो पॉलिटिकल डायरेक्शन ने हमको रोक दिया, वरना हम तो उनके चढ़ जाते और नुकसान करते। देखिए, सीधी बात ये होती है कि किसी भी लड़ाई में एक पॉलिटिको मिलिट्री एम लेके चलते हैं हम। यहाँ पे जो हमारा पॉलिटिको मिलिट्री एम था वो बड़ा सीधा साधा था कि जो आपने पहलगाम में हमला किया, जिसमें हमारे 26 सिटीजन जो हैं शहीद हो गए, उसके बदले में हम आप पे नुकसान पहुंचाएंगे और 9 टेररिस्ट कैंप्स को हम जो है बर्बाद करेंगे। तो हमने जब ये 9 टेररिस्ट कैंप्स को बर्बाद कर दिया, सिर्फ कितने मिनट में? 25 मिनट में। 1:05 पे ऑपरेशन चला था, 1:30 पे ख़त्म। 25 मिनट में हमने अपना जो पॉलिटिको मिलिट्री एम था वो हासिल कर लिया था। उसके बाद हमने कहा पाकिस्तान को कि हमारा एम ख़त्म हो गया है, हमारी लड़ाई अपनी तरफ से हम ख़त्म कर चुके, टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। अभी अगर इसके बाद आप एस्केलेटरी लैडर पे ऊपर चढ़ते हैं तो फिर आपकी जिम्मेवारी है और आपको नुकसान होगा।
पाकिस्तान को उस एस्केलेट लेडर पे चढ़ने का दम नहीं था। अब समस्या यहाँ ये है क्योंकि हमारा पॉलिटिको मिलिट्री एम ये था कि टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना है, उसके लिए हमने कुछ जहाज़ जो है ऊपर भेज करके जो मिसाइल हमने फायर की पाकिस्तान के ऊपर, जिसको कहते हैं BVR मिसाइल्स, वो मिसाइल्स के चलते तब तक पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया और उसने जो एयर डिफेंस सिस्टम ने जो मिसाइल्स फायर की उससे हमारे नुकसान हो गया। तो ये नुकसान इसलिए हुआ कि हम अपने लिमिटेड एम में गए। उस समय हमें चाहिए ये था कि हम ये जहाज़ों को ऊपर ना करें और उन हथियारों को ना इस्तेमाल करें जो हमको स्टैंड ऑफ वेपन के तौर पे एलिवेटेड प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल करने पड़ेंगे। वो हमने अगर नहीं किया होता तो हमें वो नुकसान नहीं होता। इसलिए जो CDS ने स्टेटमेंट दिया कि हमारी कुछ टेक्निकल एरर थी, उसको हमने करेक्ट कर लिया और बाद में नुकसान नहीं हुआ। मैं एक पॉइंट सर जोड़ना सर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रही हूँ प्लीज। ऑपरेशन सिंदूर हमने पॉज किया है, हमने समाप्त नहीं किया है। बार बार हमारे प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर इस बात को कह रहे हैं, जब आतंकी हमला होगा ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू, पार्ट 3 शुरू, पार्ट 4 एक और चीज है इसमें, इकोनॉमी एक चीज जरूरी है। हाँ। इसके अंदर आप भूखा नंगा देश पाकिस्तान है, उसके साथ आप भिड़ते रहोगे। लड़ाई शुरू करना आसान है, बंद करना मुश्किल है। और हर जंग आपको इकोनॉमी तो बर्बाद है, आपकी भी बर्बाद हो जाएगी। आपको 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना, 3rd लार्जेस्ट ये है। इसलिए आप ऐसे देश के साथ उतना लड़ो जितना आपका पॉलिटिकल मिलिट्री एम है, उसके बाद मत लड़ो, क्योंकि आपने अपनी इकोनॉमी को आगे हमने न्यू नॉर्मल भी बता दिया है कि भाई अगर अब की बार कुछ भी होगा तो वो सिर्फ कार्रवाई आतंक के खिलाफ नहीं होगी, वो एक्ट ऑफ वॉर की तरह से ट्रीट की जाएगी। और ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज पर है, खत्म नहीं हुआ है। तो आप सभी इस हमारी चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।